नमस्कार, स्वागत आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो टेट है उसका परीक्षा का एग्ज़ाम का डेट जो है आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी के लिए टेट जो पहले से कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं या जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए टेट पास होना अनिवार्य है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 10 साल में जो टेट की परीक्षाएं हुई और एक साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उनके सेक्शन वाइज यानी एनवायरनमेंट के, हिंदी के, सीटीपी के सभी पीवाईक्यू एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो 300 प्रश्न जो एनवायरनमेंट के अभी तक टेट के इतिहास में पिछले 10 सालों में पूछा है, वो सारे प्रश्न एक साथ एक ही वीडियो में हम यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और कब प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, आपको देखने में बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप पास करना चाहते हैं टेट एग्ज़ाम, आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरा आप उसका व्याख्या अच्छे से सुनेंगे और जो आपको नहीं आ रहा उसका नोट डाउन करेंगे, तो निश्चित तौर पर 26 से 27 प्रश्न करने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अगर आप तैयारी में मन से लगे हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इस प्रकार का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसको दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि जो पदार्थ जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है। ये 2021 का प्रश्न है कि जो पदार्थ जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, हाइड्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपने आसपास के जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनका अवशोषण करता है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2011 का प्रश्न है, 13 नवंबर का प्रश्न है। देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र, बड़े प्रश्न आए थे, एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, उसे क्या कहते हैं? क्रोड संरचना, स्वस्थापनिक संरचना या परिधि संरक्षण? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, इसका ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वस्थानिक संरक्षण। अच्छा, इसमें क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। ये प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरणों के प्रति प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसको। ठीक है, जैसे मैदान हो गए, मैदान, नदियाँ, झीलों का संरक्षण भी इसमें किया जाता है। ठीक है, इनका भी संरक्षण इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मैं ये नहीं कि आपको छोटे छोटे प्रश्न जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं उनको पहले कर दूं और बाद में, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो 2011 में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो तो प्रश्न आपको देखने ही होंगे। सभी प्रश्न इतने बड़े नहीं आते हैं, लेकिन आप इसको देखिएगा कि समुद्री कछुओं को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। प्रश्न का एक उत्तर यह भी बन सकता है कि जो कछुए हैं 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? मुख्य प्रश्न यहां से शुरू होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जल के भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 5 प्रजातियां। प्रश्न में भी उत्तर आप देखना, ढूंढना सीखिए। पेपर पेन लेकर के आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो व्याख्या के रूप में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि ये सभी पहलुओं को छुएगा। कछुए में सबसे अधिक संख्या किस प्रजाति की है? तो इसे क्या कहते हैं बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले। ठीक है, ये सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए कि प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा कितनी चालाकी से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी इस तरीके का कंफ्यूजन आ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें,
पेड़ पौधों से निकली गैस है, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? 2011 का प्रश्न है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट है। वाहनों से निकली गैस है जिसमें CO2 हो गया, N2O हो गया, आपका CH4 हो गया, ये सब हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, ये भी 13 नंबर का है। 30 प्रश्न एक सेट में आते हैं, तो 2011 में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और 2012, 13, 14 इसी तरीके से 2021 तक और 2022 में हुए री एग्जाम में आपको जितने भी इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे गए वो यहाँ पे देखे जाएंगे। अगर आप तेज़ी से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमिन, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मेटालाइट या ऑप्शन डी अयस्क। किसे कहा जाता है धातुमय प्रस्तर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अयस्क। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, ये अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है, यानी रॉ मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वो CO2 का अवशोषण करते हैं तथा किसका उत्सर्जन करते हैं? O2 का। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्यों हरे होते हैं? क्लोरोफिल नामक वर्ण के कारण। ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ज़मीन में नाइट्रोजन अगर कम है, मृदा में नाइट्रोजन की संख्या कम है, तो किस प्रकार के फसल का उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है? दलहन। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जब ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसकी अधिकतम संख्या निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन पैमाने में या ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाने में? किस में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। अच्छा, जिस यंत्र से मापा जाता है, यानी रिएक्टर पर जो यंत्र लगा होता है भूकंप को मापने के लिए, उसकी तीव्रता को मापने के लिए, उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ये भी आप याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डेसिबल से क्या मापा जाता है? ये भी आप, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ी, आगे और व्याख्या आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता है और वो नदियाँ अपने जल को समुद्र में ला करके प्रभावित करती हैं। इससे समुद्र के जलस्तर का वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये क्योंकि वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसके बढ़ने से क्या होगा कि जो बर्फ़ हैं वो पिघल रहे हैं। जो हिमालय पे, जो ऊपर ध्रुवों पे बर्फ़ हैं, जो हिमालय पे बर्फ़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे विश्व में बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब ये पिघलते हैं तो जल स्तर निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि जल प्रवाहित होते हुए उनका अंतिम ठहराव महासागरों में ही होता है। ठीक है, चलिए, एक सागर सूख गया है, उसका नाम अरल सागर है। अगर कभी पूछ ले, अरल सागर कहते हैं या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। कौन सी गैस अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, SO2। कौन? SO2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाता है किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, या जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वृक्षों के द्वारा। वृक्ष क्या करते हैं? वातावरण में या वायुमंडल में उपस्थित CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए, और जब CO2 आपका वातावरण से कम होगा तो निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण में कमी आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 जून को। ठीक है, हाईलाइट ही कर देते हैं ऑप्शन को, क्योंकि आपको जब भी ये मिले PDF तो आपको आसानी रहे। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ये क्या है? विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी सर्वप्रथम बैठक 1972 में हुई थी। ये भी आपको याद रखनी, पहली बैठक। ठीक है, कहाँ पर? स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो प्रश्न है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या आपका चुंबक मंडल? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओजोन स्तर। अच्छा, ओजोन स्तर कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है और ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए ये मंडल आपको याद रखने की जरूरत है, किस स्तर किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है आपका। ठीक है, ये प्रश्न वायुमंडल से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है, क्या सूचित करता है? पेड़ पौधों और जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, पक्षियों और पेड़ पौधों को? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, पेड़ पौधों और जंतुओं को। फ्लोरा और फैना पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कौन सा? इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तालाब। क्या? ऑप्शन बी, तालाब। ठीक है, हाईलाइट में कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जय अजय तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की इसमें उपस्थिति होती है। तालाब में मछली है, जलकुंभी है, खरपतवार है, सभी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ठीक है, चलिए अकेले वायु नहीं हो सकता, अकेले जल नहीं हो सकता, अकेले मृदा नहीं हो सकता, तालाब में वो सारे कंडीशन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि कौन जैविक कारक नहीं है? कौन से हैं जो जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, या ऑप्शन डी प्रस्तर? इनमें से कौन से जो हैं वो जैविक कारण नहीं है? इसका ये यहाँ पर एक मिनट, ये ऐसे नहीं, जैविक कारण ऐसे रहेगा। ठीक, जैविक नहीं, जैविक कारण है। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रस्तर। ये आपका जैविक कारण नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको नहीं हमेशा ध्यान देना है कि नहीं का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। चलिए, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, या प्रकाश मंडल में? ये तो थोड़ा आसान प्रश्न है, आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जहाँ पर जरूरत नहीं वहाँ पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं। इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो सभी लोग कर सकें, लेकिन जो 10 से 15 प्रश्न होते हैं जिसमें नंबर गेन करके ही आप आगे निकल सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के लिए हमें अधिकतर प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है,
इन्वायरमेंट में 30 प्रश्न हैं आपके कुल, एक बार मैं बता दूं, अगर कुल 30 प्रश्न हैं तो 12 प्रश्न ऐसे होंगे, लगभग 10 से 12 प्रश्न जो सभी को आएंगे, ठीक। फिर लगभग 8 प्रश्न होंगे जो लगभग 50% लोगों को आएंगे, और ऊपर के जो 10 प्रश्न होते हैं वो लगभग 20% बच्चों को आते हैं। अगर इन्हीं 10 प्रश्नों में अगर आप अच्छा प्रश्न स्कोर करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जहाँ जरूरत है वहाँ पर अच्छे से समय दीजिए, जो टॉपिक आपको आ रहा है उसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओम्निवोर? इसका सही जवाब क्या होगा? ओम्निवोर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। ये जो हैं ये आपके मांसाहारी भी होते हैं प्लस शाकाहारी भी होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी हो गए, गिद्ध हो गए, एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें सीएनजी संक्षिप्त रूप है, यानी आप देखिए आपसे फुल फॉर्म में पूछा जाता है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या ऑप्शन डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी को कहा जाता है, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप है। चलिए, अच्छा सीएनजी के अवयव अगर पूछ लो क्या है? मीथेन है, क्या क्या रहता है उसमें? इथेन है, साथ में आपका प्रोपेन है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन वैश्विक उष्मायन का कारण है? निम्न में कौन वैश्विक उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। याद रखिएगा, क्या? वायु प्रदूषण। इसमें जब अवांछनीय गैस जो वायुमंडल में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणें पुनः वापस नहीं जा पाती, परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा उष्मा का जो वहाँ से निकलता है वह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में ज़्यादा ही सहायक होने लगता है, क्योंकि उनकी वापसी नहीं हो पाती है, एक लेयर सा बन जाता है। तो वायु प्रदूषण है जो एक परत बना लेता है, जो वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसको याद रखिएगा बार बार, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पेपर में वैश्विक उष्मायन दिया है और आप अमूमन ग्लोबल वार्मिंग टर्म में पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप ग्लोबल वार्मिंग टर्म पढ़ते हैं। चलिए, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया, जो लगभग है कितना? 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3/4 भाग को जलमंडल कहते हैं। इसको जलमंडल भी आप आसान भाषा में जानिएगा, ठीक है। कितने भाग पर है पृथ्वी के भूभाग पर? 3/4 भाग पर जल अवस्थित है, ठीक है। और महासागर का विस्तार जो है 2/3 भागों पर अवस्थित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है स्टेलेकाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है किसका? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कोहरा, वाहनों से निकली हुई गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी आपका धुआं और कोहरा भी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, वाहनों से निकलने वाली गैस भी वायु प्रदूषण का उदाहरण है, और जलती हुई लकड़ी या चारकोल भी वायु प्रदूषण का उदाहरण, यानी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकते हैं? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले
या चमड़े के थैले? इसका तो आप जवाब दे ही सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्लास्टिक के थैले। अमूमन, क्योंकि ये इनका क्या बोलते हैं, इनका निक्षेपण सही से नहीं हो पाता है, अपघटन सही से नहीं हो पाता है, सॉरी, ये आसानी से नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? बताइएगा, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही जवाब क्या होगा? 40%, 23%, 40% या 21%? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 21%। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। अगर ऑक्सीजन पूछ लिया गया तो नाइट्रोजन भी पूछा जा सकता है। आपका नाइट्रोजन जो है 78% है। ठीक, या ऑक्सीजन आपने क्रम भी पूछ सकता है, इसलिए मैं क्रम से लिख रहा हूं। ऑक्सीजन जो है आपका 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका CO2 जो है आपका 0.03%। ठीक, और शेष गैसें हैं जो आपको है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या ये सभी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केल्विन। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप को किससे सूचित करते हैं? अगर अगला प्रश्न ये पूछ ले तो टी से, यानी अगर पूछे कि परम ताप टी बराबर क्या होगा तो 273 डिग्री सेल्सियस प्लस स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, कैसे संपादित होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, जिसमें पौधे अपने हरे अंग जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है CO2 इसका अवशोषण और O2 का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक, और CO2 और भूमि यानी मृदा से जल को लेकर के पौधे जो अपना है भोजन बनाते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ठीक, इस प्रश्न को आयोग ने अमान्य कर दिया था क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं। वैसे हम देखेंगे कि UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। ठीक, UN को तो आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक, चलिए, और जो आपका WWF है या पेटा है वो लुप्त प्राय जीव होते हैं या समान जीव संरक्षण का ये कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न को आयोग के द्वारा विस्थापित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। ठीक, आप ये सभी मत मार दीजिएगा क्योंकि ध्वनि प्रदूषण तो हो ही नहीं सकता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता फॉन, डेसी में या डेसिबल में या डेसिमल में? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप सतर्कता जरूर बरतिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेसिबल में मापा जाता है। भाई किस में मापा जाता है? डेसिमल। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 70 से 80 डेसिबल आसानी से क्या करता है, उसकी तीव्रता को सहन कर सकता है। इससे जब अधिक होती है तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए 2011 का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अगले साल का प्रश्न शुरू होगा 2013 के, क्योंकि 2012 में परीक्षा नहीं हुई थी। निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो इसका भी सही जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, प्लास्टिक। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जाता और इसके पुनः चक्र में भी काफ़ी तरीके के अवशोषण
उत्सर्जन होता है अपशिष्ट का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हाँ, ये 2023 का प्रश्न है, 27 जून से ये पेपर हुआ था। तो 2023 में इन्वायरमेंट से जो 30 प्रश्न है वो भी एक साथ देखेंगे, फिर ऐसे 2014, 15 यानी सभी एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देखिए लगभग 27 मिनट में 30 प्रश्न हमने कर लिए। अगले 27 या 30 मिनट में हम अगले साल का जो 2013 का 30 प्रश्न कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2021 और 2022 में हुए री एग्जाम को देखेंगे। और इन्वायरमेंट से जितने भी प्रश्न हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए लाभदायक हैं, जो जिनको रिवाइज करके आप कम टाइम में अच्छा नंबर पा सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर आप कमज़ोर हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप पास करना चाहते हैं और आप निश्चित तौर पर आप अपने पूरे मन से पढ़ाई करना चाह रहे हैं और उसको परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सेट 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, अच्छा, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, किस राज्य की है? गुजरात की। इसको यहां पर मैं लिख दूं, सबसे लंबी समुद्री सीमा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 प्रश्न यहां से आप देख सकते हैं। ठीक, सबसे छोटा राज्य ये महाराष्ट्र है, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल? देखिए यहाँ पर 2013 में प्रश्न आसान पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो हो सकता है कभी कभी आपके लिए स्टेटमेंट वाइज बड़े प्रश्न होते हैं, प्रश्न बड़े नहीं होते हैं, स्टेटमेंट आपको उलझाने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर बताइए कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीओडी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आप जान लीजिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलरा, सी जुकाम या डी मलेरिया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जुकाम जो है आपका वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि जो आपका ये टाइफाइड है, ये कॉलरा है तथा मलेरिया है, ये आपका जल जनित रोग है, ये याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वृष्टि। कृषि को यहां पर आप देखिएगा, ध्यान रखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला ऑप्शन डी, वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण एवं शीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे ठंडी परत तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल? इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्यमंडल। सबसे ठंडी परत क्या है? मध्यमंडल है। ठीक, आयनमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल ये सब नहीं, सही जवाब होगा मध्यमंडल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस का जिक्र फिर से आपके बीच आ चुका। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन, इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस अगर आप देखेंगे तो मीथेन हो जाएगा। ठीक, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक, CFC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992 या 1996? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1973 में। चलिए, क्यों हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर? यानी बाघों की घटती संख्या को तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कब 1 अप्रैल, या पूरा डिटेल याद रखिएगा, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अच्छा, इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। एक प्रश्न और आप जान जाइए, ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में। ठीक, ये याद रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए उनकी संख्या घट रही थी। 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। ठीक, इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। 27 जून 2013 के प्रश्न में ये पूछा गया है। 1992 में यहाँ पर ये देख लिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई है? इसका सही जवाब आपको देना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान या उत्तर रेखा, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 180 मेरिडियन या उत्तर रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है, कोई ऐसी वास्तविक रेखा नहीं खींच दी गई है ऐसे, ये काल्पनिक रेखा। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है इससे। ठीक है, चलिए, ये प्रधान या उत्तर रेखा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार या मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? इसका सही जवाब आपको देना है। ठीक, इसका सही जवाब क्या है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो में उसमें स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है। यह उथले पानी की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना से भी आपको प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 1000 पर, 916 1000 पर, 920 या 982। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए ज़्यादा करीब है, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको 43 आप रखिएगा। ठीक है, 1000%। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस, अगला प्रश्न है, अच्छा यही प्रश्न है। हाँ, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी, केंचुए को कहा जाता है। किसको? केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। अच्छा, चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा? उत्तराखंड, आप जान चुके। वृक्षों के कटाव के विरुद्ध था। इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये याद रखिएगा नाम, क्योंकि नाम भी पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और एक नाम और पूछ लिया जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई। अगर जिले का नाम पूछ ले तो आपका कौन सा जिला है? चमोली जिला से। ठीक, अब कब किया गया था? डेट भी याद रखिए, 1973 में। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? इसका सही जवाब क्या है?
जीवों के व्यवहार करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है या अध्ययन किया जाता है, इसमें इसको कहते हैं ऑप्शन सी इथोलॉजी। ठीक है, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये अच्छा, ये आपका न्यूलॉजी नहीं, आपका नियोलॉजी है, यहाँ पर यो का मात्रा होगा। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का, यहां पर मैं लिख देता हूं कि रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयोडीन। ठीक, आयोडीन जो समुद्री शैवाल है आपका, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, अच्छा, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घोघा रोग हो जाता है। कभी कभी नाम में ये भी दे देता है, सॉरी एक मिनट, ग्वाटर। ठीक है, ये याद रखिए। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शैवाल यानी लाइकेन क्या है, परजीवी है, रासायनिक स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है। इसको आपको इसका सही जवाब देना है। लाइकेन क्या या सैक क्या है, शैवाल भी कहते हैं इसको। ठीक, इसका सही जवाब होगा सहजीवी है। ठीक, ऐसे जंतु जो पौधे एक साथ एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सहजीवी कहलाते हैं। लाइकेन भी प्रमुख सहजीवी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, आपको इसको सही जवाब देना है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहनों या उद्योग में। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाहनों एवं उद्योग में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न 2000 आपके 11 में भी पूछा गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेम टू सेम ये लाइन आई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या ऑप्शन डी अध्ययन। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा इसका सृजन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए फिर से पूछा गया प्रश्न ही, इसका सही जवाब क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके जो एलपीजी के प्रमुख अवयव क्या हैं, ब्यूटेन है, ठीक, और प्रोपेन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है। गामा किरण है, एक्स किरण है, परावैंगनिक किरण है या बीटा किरण है। परावैंगनिक किरण है, और इनका अवशोषण किस परत में होता है, समतापमंडल में ओजोन परत जो है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। इसका सही जवाब आप बता ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये रात्रिचर भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पूछा है कि स्तनधारी है, क्योंकि यहाँ स्तनधारी की बात की जा रही है, वैसे चमगादड़ आपका रात्रिचर भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आप इसमें से बताइए। ये बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, इस पर आपको टिक कर देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, बताइए। ये भी प्रश्न आपका आयोग के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक,
जो IUCN है, रेड डाटा बुक लिस्ट जिसके द्वारा जारी किया जाता है, वन जीव संरक्षण या विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं पर वो काफ़ी फोकस्ड होते हैं और उनका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा कृत्रिम वर्षा के लिए? ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से? किससे का किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेट्रोफा से किया जाता है। अच्छा, देवदार कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, पुराने समय में या प्राचीन समय में इसका प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक, यूकेलिप्टस क्या है? इसे जंगल का आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जल का अवशोषण करता है। ठीक, चलिए जेट्रोफा से आपका बायोडीजल तैयार किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पर? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको आसानी से बता सकते हैं। ठीक, 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, ओजोन क्या करता है? परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, मंडल अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, वन एवं वन सामग्री का उत्पादन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चंदौली। चंद्रप्रभा नाम में ही चंदौली से थोड़ा उसका मिलता जुलता, इससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में, ये भी याद आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? हाथी, बी सांप, सी शेर या डी बकरी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांप जो है। हाथी एवं बकरी जो है आपके, हाथी और बकरी जो है आपके प्रथम श्रेणी के हैं। ठीक है, और सांप आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है और शेर जो है तृतीय श्रेणी का आपका उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु में? झूम खेती कहाँ पे होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। क्योंकि अमूमन जो झूम खेती होती है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पे की जाती है। ये एक अस्थायी कृषि होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है। ठीक है, प्रमुख प्रकार से उन राज्यों में ये की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2013 का अंतिम प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अब देखिए 50 मिनट में हमने 7 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि 2011 से 21 और 2022 में हुए री एग्जाम यानी 300 प्रश्न इन्वायरमेंट से एक साथ एक वीडियो में देख सकें। ठीक,
ये आप कहिएगा तो दो पार्ट में इसको बना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप प्रश्न को देखिए कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब शुरू होता है 2014 का इन्वायरमेंट का प्रश्न। 30 प्रश्न अब हम 2014 के करेंगे, ठीक है। हमको पहुंचना 2021 तक है और 2021 का जो एग्जाम 2022 में हुआ उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि 2014 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट में 2014 के 30 प्रश्न और हम देखेंगे। ऐसे ही 2000 पूरा प्रश्न 2022 तक हम देखेंगे। तो वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? आपको ये भी जानना चाहिए। मानव शरीर के ताप को, ठीक। अच्छा, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, ठीक। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ये भी आपको याद रखना चाहिए। वायुमंडल की आर्द्रता को, किसको? वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीटा कपास क्या है? इसका सही जवाब आपको देना है कि वीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। इसमें कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास किया गया है, जिससे जो हानिकारक कीटे हैं वो इस पर नहीं लगती हैं और इनका बचाव हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल आ गया आपको तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वायुमंडल आपसे अच्छे, उसके कारक, उसके प्रदूषण के कारक, उसमें कौन कौन से परत हैं, उसमें वायु की क्या हिस्सेदारी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, SO2, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ये उद्योग और वाहनों से उत्सर्जित होती है। वर्षा की बूंदों और उसकी बूंदों के साथ मिलकर के ये अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इससे फसलों को भी क्षत पहुंचती है, इमारतों की क्षत पहुंचती है, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पर्याप्त वर्षा भी होती है, एक मिनट, वर्षा, तापमान पर्याप्त रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये एक आदर्श स्थिति उत्पन्न कर देती है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। इसको हम ऐसे करेंगे, एक मिनट, आप अच्छे से इसको देख सकें। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। इसको अगर कभी इस रूप में पूछ ले तो भी आपको याद रखना, ठीक है, रसायन नाम, ठीक। एसिटिलीन गैस जो उत्पन्न होता है उससे फल को पकने में सहायक होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टेटनस? ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, टाइफाइड, ठीक है। क्योंकि जो टाइफाइड रोग है वो अगर आप दूषित जल पीते हैं जिसके कारण होता है, ठीक है।
ये आंत्रज्वारी से कहते हैं, ठीक, यानी आंत का बुखार, ठीक। अगर ये पूछ ले किस नामक जीवाणु के कारण होता है, तो उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला, ठीक। पूरा नाम क्या उसका? टाइफोसा। टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। अगर आप उसका ग्रहण करते हैं तो आप निश्चित तौर पे टाइफाइड से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। CO2, N2O, CO या CH4। इसका सही जवाब क्या है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही जवाब है कार्बन मोनो, ठीक। CO2 है, आपका N2O भी है, CH4 भी है, और आपका इसमें सही जवाब ये रहेगा, ठीक। बाकी ये CO2, N2O, CH4 हैं, ठीक है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरसों जो है आपका द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है। और इसके और भी अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ नोट करा देता हूँ। और भी अगर आप चाहें तो अरहर, मटर, चना आदि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पेलिसेट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक के द्वारा किया जाता है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2014 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ, इसको प्रथम ग्रंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता है। इंद्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आप ये याद रखिएगा कि चार वर्णीय सिद्धांत है, इसी में मिलता है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? याद रखिएगा 1028, एक मिनट, ठीक। और 10 मंडल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका संगीत से संबंधित है, ठीक। जादू, टोना, तंत्र मंत्र विद्या अथर्ववेद से संबंधित है, आगे भी आपको बताया जाएगा, ठीक। चलिए अभी देखते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहले इसका जवाब दीजिए आप। ऑप्शन ए ओजोन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी आर्गन एवं ओजोन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ठीक। चलिए O2 का प्रतिशत आपको याद होना चाहिए 21, ठीक। आपका जो नाइट्रोजन है 78%, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समाजीकरण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी टीम भावना को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य यही होता है। आगे बढ़ते हैं कि कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। यानी कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, चलिए 2014 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने होते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जो आपके प्रैक्टिस जो अभ्यास में है उससे आप डरेंगे नहीं। ठीक है, चलिए चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले जो पशु हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरने के द्वारा या रोग फैला करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनकर चरना। घास चरने वाले जो पशु हैं सभी वनस्पतियों को समान रूप से तो चरते नहीं हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियों को विशेष या अधिक खाते हैं, जिससे क्या होता है कि वे वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। ठीक, क्योंकि आपको जो पसंद होगा आप वही तो खाएंगे। हाँ, ऐसे ही उनका भी स्वाद, जो घास उनको अच्छी, जो नरम लगेगी, जो मुलायम होगी, जो उनके लिए बेहतर होगी, उसको वो खाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। इसका सही जवाब क्या है? निम्न में से कौन है जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब आप बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और विटामिन डी है जो आपकी अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बताइए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंट केटू हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसका एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, कभी नाम दे दे तो आप गार्डविन आस्टीन, आप कंफ्यूज ना होना, इसलिए मैं नाम को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और बोल भी दे रहा हूँ, गार्डविन आस्टीन। ठीक है, अच्छा ये किस श्रेणी में, काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। इस चोटी की जो ऊंचाई है, ठीक है, 8611 थी। ठीक, ये प्रश्न 2014 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इन्वायरमेंट में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? इसका सही जवाब होगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से रुचि के अनुसार शिक्षण देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है अमूमन 8 से 18 किमी तक होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18, यानी विषुवत रेखा पर। न्यूनतम में जाएंगे तो आप ध्रुवों पर पाएंगे, ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, आंधी है, तूफान है, वर्षा, सब क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग होता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, जो जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। अच्छा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम, ये भी याद रख लीजिएगा आप,
आपका एस्कर्बिक एसिड है। अगर ये प्रश्न में आए तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला में सबसे अधिक, ठीक है, नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। और आंवले में सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक पूछ ले कभी विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आंवले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता? आपके लिए प्रश्न आसान है, किरण बेदी, ठीक, ये याद रखिएगा। अगर गलती से पूछ ले किस बैच की थी, तो 1972 के बैच की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि असोम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? असोम भी कहीं कहीं दे देता है, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा, मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किंसली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा, ठीक। एक सिंग वाला गैंडा जो है, एक सिंग वाला गैंडा आप यहाँ देख सकते हैं काजीरंगा के लिए, ठीक। अच्छा, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये भी याद रखिए, 1908 में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेसाल्ट जो है। यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? जब ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा के जमा हो जाने से इसका निर्माण होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट हैं, ठीक है, इसके उदाहरण है। यहां पर ग्रेफाइट दिया इसलिए ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक, बेसाल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है? किस सतह में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, कुछ तो अंदाजा लगाइए आप। ऑप्शन बी, इट इज स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? समतापमंडल, ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन? गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु नानक देव, ठीक है। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए आप। पंजाब के तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। यह प्रश्न देखिए, बार बार पूछा जा रहा है आपसे। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। और पैमाना रिएक्टर पैमाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का, एक मिनट, जो सूर्य का प्रकाश है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है। अच्छा, 21 जून को क्या है? योग दिवस है भाई, याद रखिएगा। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? इसका सही जवाब आपको बताना है, बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकार के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। अच्छा, ये एक समाज की स्थापना किए थे जिसे कहते हैं आर्य समाज, ठीक। कब किए थे? 1875 होगा, दिमाग से
ठीक, कहाँ पे? बंबई में, ये भी याद रखिएगा। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था कि वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम या असम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, या खाद्य जाल, या बायोमास का पिरामिड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, सी, खाद्य जाल। ठीक है, एक सीधी कड़ी में जुड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? बताइए, कमेंट में बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए भाई। सॉरी, ये 2016 का प्रश्न शुरू हो गया। 60 प्लस 30 90। चलिए ये यहाँ से 2000, एक मिनट, ये मैंने क्या ले लिया, 2016 का प्रश्न शुरू हो गया। अच्छा हाँ, सीक्वेंस में आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक, माफ़ करिएगा, ये 2015 का ही प्रश्न है, मैंने इसको चेक किया। ठीक, ये 2016 का प्रश्न नहीं है। अब चूंकि हर जगह 2016 ही दिखाएगा वहाँ पे, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये 2015 का प्रश्न है। ठीक है, 30 प्रश्न अगले 2015 के आएंगे। ठीक, हम लोगों ने बाकी 2014 तक का कर लिया, 2015 कर रहे हैं, हमको करना 2021 तक। और 2021 का जो कैंसिल हुआ एग्जाम 2022 में यदि एग्जाम होता उसको भी हम देखेंगे। तो कुल 300 प्रश्न, लगभग 350 सॉरी होंगे आपको एनवायरनमेंट से संबंधित। ऐसे ही आपको हिंदी के, ऐसे ही आपको सीडीपी के सभी प्रश्न एक साथ एक ही वीडियो में, जिस तरीके मेरी कोशिश है। अगर आप और सीटेट का भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इकट्ठा एक ही साथ एक ही बार एक वीडियो मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही 300 प्रश्नों का उत्तर सहित, व्याख्या सहित आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए प्रश्न क्या है कि प्लेग है किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, ये ऑप्शन डी, खनिज जनित बीमारी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, यह एक संक्रमण रोग है, याद रखिएगा। क्या है? संक्रमण रोग है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और किसके कारण फैलता है? उस जीवाणु का क्या नाम है? ब्लास्ट्यूरेला पेस्टिस। मैं लिख देता हूं, सॉरी, ब्लास्ट्यूरेला, ठीक है, पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है और यह मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए, और चूहा जो है इसका वाहक है, ये भी आपको याद रखना। चूहा क्या है? वाहक है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट क्या है? ऑप्शन ए, फल एवं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलियान से निकला वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लकड़ी, कोयला एवं से जलने वाला धुआं। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, ये अपशिष्ट यानी वेस्टेज होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीजाणुओं द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजों द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है?
परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहभोजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषक तल क्या है? आपको मोर का पोषक तल बताना है। ठीक है, बताइए। इसका प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, सॉरी ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, पहले हरे पौधे, फिर कीड़े इनको खाते हैं, कीड़ों को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। ठीक है, अगर आप इनका पिरामिड बनाएंगे तो ऐसे आएंगे। ठीक, हरे पौधे, कीड़े, सांप, मोर। हरे पौधे, सॉरी, कीड़े, सांप, मोर जो आपका शीर्ष पे आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता और शीर्ष पर तृतीय उपभोक्ता यानी मोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंद्रित सेल है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कैंद्रित सेल है, सॉरी सेल का उदाहरण है, बताइए। चलिए कमेंट में आपको ये बताना है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, संगमरमर। ठीक है, कैंद्रित सेल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये आपका जल में जो है 35 ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इनके कोई और कार्य नहीं होते। ठीक, चलिए अच्छा, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, आपको ये भी याद है। 238 का आपका चयन होता है, 12 की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब राज्यसभा चूंकि बात हो ही रही, तो राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? ये आपको बताना है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। वो क्षेत्र कितना है? 40 से 45% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या होते हैं, कभी पूछ ले इसको, पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कमी किसकी होती है याद लिख लीजिए, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है। नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक, जो शाकाहारी होते हैं वह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्या गुण है इसका? ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी। यानी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बताइए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 102 है। इन्वायरमेंट ही चल रहा है, याद रखिएगा। ये 2016 नहीं 2015 का प्रश्न चल रहा है। ये एक जगह 16 लिखा गया तो वो कॉपी पेस्ट में आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रेषण विधि की सीमाएं क्या हैं। यह विधि मित व्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेषण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिमाण अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? सीमाओं की बात कर रहा है, लिमिट्स। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम की सही परिभाषा, यानी सही सर्वश्रेष्ठ परिभाषा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रश्न कैसे कैसे हैं देखिए। शरीर को अच्छा प्रकार का आधार मिल जाता है। आधार देने के लिए शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चलना सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछते हैं ये ध्यान दीजिएगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकें। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न कितनी बार आ रहा है भूकंप वाला। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और किस पैमाने पर? तो उसको कहते हैं रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना, ठीक, जिसमें 0 से 9 तक अंक निश्चित होते हैं। ठीक है, चिन्हित होते हैं। प्रत्येक अंक का बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है। और एक बात और आपको जो विशेष रूप से याद रखनी है कि जो अंक है पिछले अंक का 10 गुना बताता है। 10 गुना, यानी एक अंक की वृद्धि हुई तो यानी 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है ये आपको जानना है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुध सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक, अगर आप क्रम नहीं आपको याद है तो याद रख लीजिए। बुध है आपका, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, ये हमको तो बाहर कर दिएगा। ठीक, लेकिन बुध सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। प्लूटो मत आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में है भाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय पार्क जो है
गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना विशेष तौर पर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, 1965 में। और एक और बात, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तौर पे आप देखिएगा। चलिए आगे मैं देखता हूँ कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है क्या? यह एक मनोवैज्ञानिक विविधता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक का एक प्रशासक के रूप में होता है, या डी, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसकी सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नहीं के हिसाब से देखना आपको, इसकी विशेषता नहीं है, इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षण एक प्रशासक के रूप में होता है। नहीं, निरीक्षण विधि की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इससे बहुत ही कम यानी ना के बराबर प्रदूषण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जीवों को 4 तत्व की आवश्यकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, और ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता ने पढ़ा है, इससे पहले ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा भैया। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये कार्यक्रम कब चला था? 1973 में। कहां पर? उत्तराखंड में, चमोली जिले में। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट भी इस नाम से जुड़े हैं, सब याद रखिएगा आप। अगर कभी ये प्रश्न में चंडी प्रसाद भट्ट देते तो आपको वो लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आपको बताना, विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, इसको सबसे पहले खोजा किसने था? कि इंसुलिन के अणु की रचना का पता किसने सबसे पहले लगाया था? सेंगर ने, वैज्ञानिक है सेंगर। कब? 1953 में। ठीक है, एफ सेंगर भी बोलते हैं इनको। ठीक, और इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए, ये याद रखिएगा। और इंसुलिन ही प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखना। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकण में, तने में, परागकोश में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परागकोश में। यानी पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागकोश में होता है, जहां पर क्या? परागकण, यानी किसके द्वारा? परागकण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है? ऑप्शन ए, ब्रूफेन, ऑप्शन बी, बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी, पैरासीटामोल, या ऑप्शन डी, लिप 52। आपको पता है इसका सही जवाब पैरासीटामोल। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या द्वितीयोर? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाकाहारी है जो जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। सॉरी, ठीक है, दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, फेंटिंग और मस्ट, कार्ल मार्क्स? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने खोज की थी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। कब खोज किया था? 1901 में। ठीक, कि इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था, ए बी और एक मिनट ओ वर्ग में। ठीक है, चलिए अब आप जानिए कि जो आपका ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के एंटीजनस पाए जाते हैं, परंतु एंटीबॉडी का इसमें अभाव होता है। और जो वो वर्ग है, ठीक है, वो सर्वदाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ओ और ओ माइनस दिया हो तो ओ माइनस पे आप टिक मारिएगा। ठीक, ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्याज आलू अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्क पत्र? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है ये? तना है। ठीक है, ये नहीं कि मिट्टी में पाए जाते हो तो आप इसको जड़ बोल देंगे, ये एक तना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक कोश की सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक कोश की सूक्ष्म जीव स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैरामीशियम। ठीक है, एक कोश के जीव होते हैं, इनके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होता है। ठीक है, चलिए कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? देखिए रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीठा। क्या? रीठा, क्योंकि रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है, इससे झाग भी निकलता है। चलिए, तो ये 2015 का ही था, गलती से 16 लिखा गया था। अब प्रारंभ होता है 2016 के प्रश्न जो 19 दिसंबर को हुए थे। ठीक, चलिए अब हम 2016 की कुल 30 प्रश्न करेंगे। अभी तक हमने 1 घंटे 37 मिनट में 2015 तक के सभी प्रश्न इन्वायरमेंट से जितने भी PYQ हैं एक साथ अभी हम देखते आ रहे हैं। अब 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 2022 के एग्जाम को देखा जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पूरे सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो बताइएगा, सब्जेक्ट में 150 प्रश्न का चाहिए एक साथ तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए तो देखते हैं 2016 के प्रश्नों को हम। ठीक है, चलिए अभी हम 2016 का देखेंगे क्योंकि वो 2015 का प्रश्न उत्तर था। अब 2016 का देखते हैं कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। यानी छात्रों का विश्वास है, यानी विद्यार्थियों के जीवन में वास्तविक कुम्हार कौन होता है? शिक्षक होता है, जो उनकी जिंदगी को एक नया आकार यानी छात्रों में ये विश्वास जगाता है। शिक्षक द्वारा बताए गए बातों का अनुसरण छात्र करते हैं यानी बच्चे करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ा बहुमूल्य निधि क्या है? कि छात्रों का उन पर विश्वास होना, तभी तो वो कुछ अपना समाज में योगदान दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज या
मूल संकल्पना, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सिद्धांत को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है क्या है? ऑप्शन ए सिद्धांत है। बार बार आप परीक्षण करते हैं, ठीक है, किसी परिकल्पना को जब बार बार परीक्षण करते हैं तो उसके बाद इस बात पे आप निश्चित तौर पर आते हैं कि वो गलत नहीं, यानी वो एक सिद्धांत के रूप में उसका निर्धारण हो चुका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेखन, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्या? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना ही उपयुक्त शिक्षण विधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम या डी मीथेन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या? भूमंडलीय यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें CO2, नाइट्रस, ठीक, मीथेन प्रमुख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेसिबल, यानी डेसिबल के द्वारा ध्वनि का मापन किया जाता है। ठीक है, सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल जो है आपका ध्वनि पर्याप्त होता है। ठीक है, अगर 5 डेसिबल है आपका अत्यंत ये मंद में आता है। 75 से अगर आप ऊपर जाते हैं, 75 dB से अगर आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो साधारण तेज हो जाता है। ठीक है, वहां से अब ध्वनि प्रदूषण के रूप में उसको इंगित करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है बताइए। लेपीच, यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो इसका सही जवाब है कि हिमनदों के द्वारा या हिमानी के द्वारा मुख्य रूप से बी यानी यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है ऐसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और जो वी आकार की घाटी है, अगर अगली बार ये प्रश्न पूछ ले, ये सामान्यतः नदियों के द्वारा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, यू आकार की घाटी हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा, ठीक, नदियों के द्वारा ये है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुवर्णरेखा, यानी सुवर्णरेखा जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी? सुवर्णरेखा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है कि राकेश द्वारा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। देखिए किस तरीके से प्रश्न को स्वरूप को बड़ा किया गया, लेकिन आपको विशेष रूप से देना है कि अतः सबसे सुधारात्मक उपाय क्या है। इसमें सुधार कहाँ पे? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, यहाँ से सुधार होगा, सॉरी मैट्रिक न मारूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। या ऑप्शन बी, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देने से सुधार हो जाएगा, या उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसका सही मार्गदर्शन देना, या ऑप्शन डी, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो आप एक बार पढ़ करके ऑप्शन सी देख सकते हैं कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही जानकारी दे देने से उसमें क्या होगा? सुधार होगा। ठीक, चलिए अगला मैं देख लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है।
आप बता दीजिए। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन के लिए तो फेमस है ही, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश की जो राजधानी क्या है? भोपाल है। और इसकी राजधानी जो भोपाल है, इसे ही झीलों का शहर कहा जाता है, यानी झीलों का शहर कहा जाता है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? अब लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। जब आप पूरा एशिया का मैप ये तो देखेंगे ऐसे ही करके, ये अफ्रीका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर आपका जो भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। इसका सही जवाब आप देख ही सकते हैं, आपने इस प्रश्न को एक दो बार देखा होगा, प्रश्नों का रिपीटेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। कुछ और जानकारी आप लोग देख सकते हैं क्यों यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 में 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर घोषित किया था, और यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई थी। ठीक है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। देखिए प्रश्न कैसे बदल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं हम, ठीक है, और प्राथमिक ये हमेशा हरे पौधे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन जो है आपका न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है। इसमें हाइड्रोजन से जुड़े हुए तमाम समय आए हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें सारा जो करंट से संबंधित है आपको दे दिया जाएगा। फिर प्रश्न 135 क्या कह रहा है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में, कहाँ पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। तो उस गैस का क्या नाम था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये घटना कब हुई थी? 1984 में, मध्य प्रदेश में। ठीक, भोपाल शहर है, ये भी आपको याद रहना है। ठीक, 3 दिसंबर, अगर कभी डेट पूछ ले, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। ठीक है, इसे भोपाल गैस कांड भी कहते हैं, इसे भोपाल
गैस कांड भी कहते हैं। ठीक, चलिए। और कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में हुई थी। अगर ये पूछ ले कि कंपनी का क्या नाम था, तो आपका यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? यह प्रश्न आप तो क्रिसमस 25 दिसंबर को, ठीक, लेकिन किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चूंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो वहां पर गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव का संरक्षण करता है? वहां पर किस जीव को संरक्षण प्रदान है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, शेर। ठीक, चलिए। ये किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैक्टस। मगोनी, फर और चंदन तो पाएगी नहीं जाएगी। अगर मरुस्थलीय पहले ही दे दिया तो इस प्रश्न को आप ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, कैक्टस आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? बताइएगा। ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो होता है, मफलर यानी आपको ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ये जो औद्योगिक क्षेत्रों में, राजमार्गों के आसपास या रिहायशी इलाकों में पंक्तियों में पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, वो एक मफलर के रूप में कार्य करते हैं। उन ग्रीन मफलर संबंधित आप समझ सकते हैं कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और शुक्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपको ये बताना है। वरुण, बुध, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी शनि का। ठीक है, यानी सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, और शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। ठीक, ये याद रह गया। और जो टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है, सॉरी, बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेट्रोफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 82, 1982, 1986, 92 और 1996। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। ठीक है, स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कहां पर? स्टॉकहोम में।
और इसी से प्रभावित होकर के भारत ने पर्वत संरक्षण के लिए 1986 में से अधिनियम बनाए। ठीक है, चलिए, भूमंडलीय तापन का कारण है क्या? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन वायु में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायु में, शीतोष्ण घास प्रदेश वायु में, या सवाना वायु में। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका भूमध्य रेखा, ये आपकी पृथ्वी होगी, उसके भूमध्य रेखा में ये एरिया, अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस मान लें तो इस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ तब तापमान और वर्षा वर्ष भर प्राप्त होती रहती है इसी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा होने वाली मृदा का क्या नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है, काली मिट्टी का। ठीक है, और काली मिट्टी भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किमी पर फैला हुआ है। ठीक है, एक कपास के लिए काफी उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में। ठीक, अगर बात ओजोन की हो रही है, परावैंगनिक किरणों को रोकती है समताप मंडल में ही ओजोन गैस। अच्छा, ओजोन परत की खोज किसने कभी थी? ओजोन परत यहाँ लिख देते हैं। ओजोन, जगह की कमी थोड़ी सी है तो क्या हो गया, 1913 में। ठीक है, फ्रांस के जो भौतिक वैज्ञानिक थे फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, नाम मैं लिख देता हूं, फेब्री चार्ल्स एंड हेनरी बुसोन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता और जल का तापमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल की गुणवत्ता में सुधार, यानी आपका जो मैं कलम चुन लूं, एक मिनट, GAP, गंगा एक्शन प्लान। ठीक, कब आया था? 1985 में। किसके काल में? राजीव गांधी के काल में। ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता के लिए लाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा गैस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल की गुणवत्ता। कीटनाशक का, नीम, देवदार, चीड़ या ओक। मेरे से बाय मिस्टेक गलती हो गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका 2016 के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब 2017 का तो, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको 2 पार्ट में बना दूँ। आपको 150 प्रश्न का एक वीडियो मिल जाए, फिर 150 प्रश्न का एक वीडियो। ठीक, टोटल 300 प्रश्न आप करेंगे एवीएस यानी एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो चलिए
चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक दिन बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा जो यहाँ से शुरू होगा 2017 से। ठीक, टोटल 300 प्रश्न होंगे। चलिए, चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।